शीत युद्ध के शुरुआती सालों की बात है। तारीख थी 25 फरवरी 1956। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का 20वां अधिवेशन चल रहा था। अधिवेशन के आखिरी दिन रूस के राष्ट्रपति निकिता खुश्चेव ने एक भाषण दिया। द सीक्रेट स्पीच के नाम से मशहूर इस भाषण की खबर दुनिया को करीब 1 महीने के बाद लगी। कहते हैं कि इस स्पीच को सुनने के बाद कई लोगों को मौके पर ही हार्ट अटैक आ गया और कईयों ने खुद अपनी जान ले ली। जब इस भाषण के हिस्से अमेरिका पहुंचे, वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के 30,000 लोगों ने एक ही दिन में पार्टी की सदस्यता छोड़ दी। इस भाषण का असर यहाँ तक हुआ कि चीन और सोवियत संघ के रिश्तों में दरार पड़ गई। वहीं नॉर्थ कोरिया में तानाशाह किम इल संग को हटाने की मांग उठने लगी। ऐसा क्या था इस भाषण में? इस भाषण में खुश्चेव ने स्टालिन के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया था और चेतावनी जारी की थी कि हमें अपने नेताओं को भगवान बनाने से बचना चाहिए। जिस रोज ये स्पीच दी गई थी, अधिवेशन में वसीली निकितीच मित्रोखिन भी मौजूद थे। मित्रोखिन तब सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी के डायरेक्टर हुआ करते थे। इस भाषण का मित्रोखिन पर इतना असर हुआ कि उनका केजीबी से भंग हो गया। लिहाजा मित्रोखिन का आर्काइव विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया। इस विभाग में काम करने के दौरान मित्रोखिन को सभी खुफिया दस्तावेजों को संभालने का जिम्मा दिया गया, लेकिन मित्रोखिन इसके साथ साथ एक और काम कर रहे थे। उन्होंने हजारों खुफिया दस्तावेजों की हाथ से लिखी कॉपियां बना ली थी। साल 1992 में सोवियत संघ के विघटन के बाद मित्रोखिन रूस से ब्रिटेन चले गए और यहाँ उन्होंने ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 को ये सभी खुफिया दस्तावेज सौंप दिए। 25,000 पन्नों के इन दस्तावेजों में सोवियत संघ की सभी खुफिया जानकारियां थीं। कुछ साल बाद इन दस्तावेजों के आधार पर कुछ किताबें लिखी गईं, जिसे नाम दिया गया मित्रोखिन आर्काइव। इन किताबों में रूस की विदेश नीति और विदेशों में उनके ऑपरेशन से जुड़ी कई अहम जानकारियां थीं। जाहिर है इनमें भारत का भी नाम था। मित्रोखिन आर्काइव्स के अनुसार भारत केजीबी जासूसों का सबसे बड़ा अड्डा था। किताब के अनुसार केजीबी ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक खास कोडवर्ड असाइन किया हुआ था, वानो। 1973 तक भारत के 10 बड़े अखबार केजीबी के पैरोल पर थे, जिनमें 3,789 आर्टिकल्स केजीबी की तरफ से प्लांट करवाए गए थे। साथ ही किताब में कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी को करोड़ों रुपए दिए जाने का भी जिक्र है। बहरहाल केजीबी ने तो जो किया सो किया, लेकिन तब भारत की खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थीं, इसी से जुड़ी है हमारी आज की कहानी। भारतीय सुरक्षा एजेंसी रॉ के एक खुफिया ऑपरेशन की, जिसके तहत भारत ने क्रेमलिन के 2 बेहद नजदीकी अधिकारियों को अपना जासूस बना लिया था और जिनमें से एक को लेकर ये कयास लगाए जाते थे कि वो उस व्यक्ति की गर्लफ्रेंड थी जो आगे जाकर रूस के राष्ट्रपति बने। हम व्लादिमीर पुतिन की यहाँ बात कर रहे हैं। तो क्या था ये ऑपरेशन, कैसे इसे अंजाम दिया गया, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। शुरुआत से पहले आपके लिए एक सवाल। कल 1 फरवरी को साल 2023 का आम बजट पेश किया गया। क्या ये बजट आम लोगों की उम्मीदों के अनुरूप रहा? क्या सरकार को टैक्स स्लैब में और राहत देनी चाहिए थी? ऐसे ही सवालों और बजट से जुड़ी बातों पर अपनी राय आप दर्ज करा सकते हैं हमारे ओपिनियन पार्टनर प्रोबो पर। बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे लिंक पर मिल जाएंगी। अब चलते हैं तारीख पे। शुरुआत आज की तारीख यानी 2 फरवरी से। 2 फरवरी 1992 क्या हुआ था उस रोज? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 महाशक्तियों के बीच चले आ रहे शीत युद्ध का खात्मा इसी रोज हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश एवं रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने मिलकर आधिकारिक रूप से शीत युद्ध के खत्म होने की घोषणा की थी। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत रूस विदेशी जमीनों पर कई प्रॉक्सी वॉर लड़ चुके थे। इनमें से कई लड़ाइयां युद्ध के मैदान में लड़ी गई, जैसे वियतनाम और कोरिया। वहीं कुछ लड़ाइयां न्यूट्रल देशों को अपने पक्ष में लाने की थीं। इनमें से सबसे प्रमुख था भारत। सोवियत संघ और भारत के मजबूत रिश्तों की बानगी 1971 युद्ध में दिखी, जब सोवियत संघ ने भारत की मदद के लिए बंगाल की खाड़ी में अपना जंगी बेड़ा भेज दिया था। इनके बरक्स कुछ लड़ाइयां इंफॉर्मेशन को लेकर भी लड़ी जा रही थीं, जिनके योद्धा हुआ करते थे जासूस। रूस की मशहूर खुफिया एजेंसी केजीबी ने सालों से भारत में अपने एजेंट्स तैनात कर रखे थे। वहीं अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA भी इसमें पीछे नहीं थी। वहीं भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की बात करें तो 1990 तक रॉ के गठन को लगभग 2 दशक मात्र ही हुए थे। इसके बावजूद 1988 के आसपास
रॉ ने एक जबरदस्त खुफिया ऑपरेशन को अंजाम दिया और सोवियत संघ के दिल यानी क्रेमलिन में अपने जासूस बैठा दिए। यतीश यादव ने अपनी किताब रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस में इस किस्से का जिक्र किया है। कहानी की शुरुआत होती है 1988 से। उस साल नवंबर में सोवियत प्रीमियर मिखाइल गोर्बाचोव का विमान पालम एयरपोर्ट पर उतरा। शाम को गोर्बाचोव के सम्मान में एक समारोह रखा गया था। इस समारोह के दौरान दो खास लोगों की मुलाकात हुई। इनमें से एक थे निकोलस दार्चस्ट, गोर्बाचोव की कोर टीम के खास सदस्य जिनकी शीत युद्ध के खात्मे में खास भूमिका होने वाली थी, और दूसरे व्यक्ति का नाम था अशोक खुराना, जो कि एक भारतीय इंटेलिजेंस अफसर हुआ करते थे। हालांकि खास बात यह थी कि दोनों का ही असली नाम कुछ और था। ये नाम दोनों सिर्फ कोड नेम के तौर पर इस्तेमाल करते थे। बहरहाल खुराना और दार्चस दोनों बात ही कर रहे थे कि उनके बीच एक तीसरा आदमी आ धमकता है। ये थे निकोलस दार्चस्ट के छोटे भाई अलेक्जेंद्रे दार्चस्ट। बातों ही बातों में खुराना अलेक्जेंद्रे को ताजमहल घुमाने का प्रस्ताव देते हैं। अगले रोज दोनों ताजमहल जाते हैं और यहाँ उनकी गहरी दोस्ती हो जाती है। आगरा से दिल्ली लौटते वक्त खुराना कार में अलेक्जेंद्रे से कहते हैं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए जिंदगी का कोई फलसफा नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में दुनिया में बड़े बदलाव होने वाले हैं और इस वक्त मैं हमेशा मदद के लिए मौजूद रहूंगा। अलेक्जेंद्रे को अब तक पता चल चुका था कि खुराना रॉ के लिए काम करते हैं। दोनों के बीच दोस्ती का एक कारण उनकी हामिद गुल के प्रति नफरत थी। हामिद गुल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ हुआ करते थे और अलेक्जेंद्रे और खुराना दोनों का ही मानना था कि भारतीय उपमहाद्वीप में आतंक को बढ़ावा देने के पीछे हामिद गुल का ही हाथ है। बहरहाल दिल्ली आकर दोनों एक दूसरे से विदा लेते हैं और जाते हुए अलेक्जेंद्रे खुराना से कहते हैं, याद रखना मैं जीसस की तरह सूली नहीं चढ़ना चाहता, इसलिए मेरा चरवाहा बनने की कोशिश मत करना। इसका मतलब था कि अलेक्जेंद्रे रॉ के लिए जासूसी करने को तैयार हो गए थे। इसके बाद खुराना और अलेक्जेंद्रे के बीच और कई मुलाकातें हुई। दोनों अक्सर विदेशी लोकेशंस पर मिलते थे और आपस में सीक्रेट नोट्स साझा करते थे। ये सभी नोट्स कोडेड भाषा में लिखे रहते थे, जिसका मतलब सिर्फ खुराना और अलेक्जेंद्रे को ही पता होता था। इसी बीच वैश्विक राजनीति में भी घटनाक्रम तेजी से बदल रहे थे। जुलाई 1989 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी मॉस्को की यात्रा करते हैं। यहाँ उनके और गोर्बाचोव के बीच द्विपक्षीय सहयोग को लेकर वार्ता होती है। इस दौरान खुराना भी प्रधानमंत्री के साथ मॉस्को पहुंचते हैं और वहां एक बार फिर उनकी मुलाकात अलेक्जेंद्रे से होती है। अलेक्जेंद्रे खुराना की मुलाकात एक और शख्स से कराते हैं। इनका नाम था एनास्टेशिया कोरकिया, जो एक 27 साल की युवती थी और सरकार में पब्लिक रिलेशन विभाग में काम करती थी। अलेक्जेंद्रे और एनास्टेशिया की मुलाकात 1986 में हुई थी। दोनों में प्यार हुआ और वो साथ रहने लगे। इससे ये हुआ कि अलेक्जेंद्रे के जरिए एनास्टेशिया की पहुंच सोवियत सरकार के शीर्ष तक हो गई। आगे का घटनाक्रम कुछ यूं हुआ कि प्रधानमंत्री के लौटने के बाद खुराना ने कुछ दिन मॉस्को में रुकना उचित समझा। यहाँ एक खास कैफे था जो जासूसों और सरकारी अधिकारियों की मीटिंग का पसंदीदा अड्डा हुआ करता था। यहाँ खुराना ने कई बार अलेक्जेंद्रे और एनास्टेशिया से मुलाकात की और दोनों को अपने लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश की। जल्दी खुराना की मेहनत रंग भी लाई और नवंबर 1989 यानी बर्लिन की दीवार गिरने के कुछ दिन पहले ही दोनों रॉ के लिए काम करने के लिए राजी हो गए। दोनों ने अमेरिका, यूरोप और एशिया से जुड़ी सोवियत विदेश नीति की कई खुफिया जानकारियां खुराना को लाकर दी। इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन अजेलिया। ऑपरेशन अजेलिया के तहत जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी खुराना को मिली वो पाकिस्तान से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा न्यूक्लियर टेस्टिंग, आतंकवाद और व्यापार को लेकर रूस की नीति से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी खुराना को हासिल हुई। जासूसी का ये ऑपरेशन कई सालों तक यूं ही चला, लेकिन फिर कुछ साल बाद अलेक्जेंद्रे और एनास्टेशिया के रिश्तों में दरार पड़ने लगी। अलेक्जेंद्रे को सोवियत विघटन से बने नए देश जॉर्जिया का राष्ट्रपति बना दिया गया। वहीं KGB के एक टॉप अधिकारी से एनास्टेशिया की नजदीकियां बढ़ने लगी। इस अधिकारी से एनास्टेशिया को कई खुफिया जानकारियां हासिल हुई जो खुराना के जरिए भारत तक पहुंची। इनमें पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी जानकारियां भी शामिल थीं। एनास्टेशिया के इस नए माशूक का कोड नेम अलेक्सी था। अलेक्सी जल्द ही रूस की सरकार में बड़ा ओहदा संभालने वाला था, इसलिए भारत को ये जानने में खास रुचि थी कि अलेक्सी का चीन और पाकिस्तान के प्रति कैसा नजरिया है। साल 2000 के आसपास अलेक्जेंद्रे ने
खुराना को एक और प्रस्ताव दिया। उसने कहा कि वो अलेक्सी से एनास्टेशिया के जरिए दूसरे देशों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां ला सकता है, लेकिन इसके लिए उसने कुछ ज्यादा रकम की मांग की। खुराना ने फौरी तौर पर तो कोई वादा नहीं किया, लेकिन अलेक्जेंड्रे से कुछ वक्त इंतजार करने को कहा। इधर भारत में इस बात पर काफी माथापच्ची हुई। रॉकेट टॉप अधिकारियों को ये समझ नहीं आ रहा था कि अलेक्जेंड्रे जो जानकारी देने की बात कह रहा है वो झूठी तो नहीं हो सकता था। अलेक्जेंड्रे डबल गेम खेल रहा हो। एक गलत कदम से भारत रूस संबंधों पर गहरा असर पड़ सकता था। अंत में सरकार ने खतरा देखते हुए ऑपरेशन अजेलिया को बंद कर दिया। अप्रैल 2001 में अलेक्जेंड्रे को ऑपरेशन बंद करने की जानकारी दे दी गई। ऑपरेशन यहीं खत्म हो गया। हालांकि कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इसके कुछ 3 साल बाद खुराना बर्लिन के एक कैफे में बैठे थे। अचानक उन्होंने अपने कंधे पर एक हाथ को महसूस किया। ये हाथ अलेक्जेंड्रे का था। अलेक्जेंड्रे बैठे नहीं, उन्होंने खुराना के कान में बस इतना कहा, हम दिसंबर 2001 को होने से रोक सकते थे। दरअसल अलेक्जेंड्रे दिसंबर 2001 में आतंकियों द्वारा भारतीय संसद पर हमले की घटना के बारे में बात कर रहे थे। उससे कुछ वक्त पहले ही ऑपरेशन खत्म हुआ था और संभव था कि अगर ऑपरेशन अजेलिया चालू रहता तो वक्त से पहले इस आतंकी हमले की जानकारी भारत को मिल सकती थी। अब अंत में एक खास बात आपको बताते हैं जिसका जिक्र हमने पहले किया। शुरुआत में हमने कहा था इस बात के कयास लगाए जाते हैं कि जिस एनास्टेशिया की बात यहाँ हो रही है वो व्लादिमीर पुतिन की गर्लफ्रेंड थी। इस कयास के पीछे कुछ आधार भी हैं। मसलन हमने बताया था कि एनास्टेशिया क्रेमलिन के एक टॉप अधिकारी से खुफिया जानकारियां निकाल रही थी। यतीश यादव अपनी किताब में इस अधिकारी का कोड नेम अलेक्सी बताते हैं। अलेक्सी रूस की खुफिया एजेंसी FSB का टॉप अधिकारी था जो 1999 में सरकार में ऊंचे पद पर पहुंचा और फिर 2000 में उससे भी ऊंचे पद पर बैठ गया। अलेक्सी की टाइमलाइन पुतिन से बिल्कुल मेल खाती है क्योंकि पुतिन भी 1999 में रूस के प्रधानमंत्री बने और 2000 में राष्ट्रपति नियुक्त हो गए थे। इससे पहले वो 1 साल तक FSB के हेड भी रहे थे। आज का तारीख यहीं पर खत्म होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए दी लंदन टॉप से। शुक्रिया।